नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक्स एनालाइज करने से पहले मैं थोड़ा एक कंसेप्ट पे 2 मिनट बात करूंगा। ये कंसेप्ट है बिजनेस मॉडल का कंसेप्ट, राइट। नॉर्मली हम जो भी रिकग्नाइज्ड इन्वेस्टर्स देखते हैं जो टेलीविजन पे आते हैं और उनको उनकी ब्रॉडर फिलॉसफी पूछी जाती है कि आप बताइए हमें कि क्या वो मैजिक क्या है जिससे पैसा बनता है। तो उनका एक आंसर होता है कि व्हेनेवर यू एलोकेट कैपिटल टू एनी स्टॉक एनी कंपनी, आपको ना कन्विक्शन होना चाहिए उसके अंदर, राइट। और वो कन्विक्शन इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर उस स्टॉक का किसी एक्सटर्नल इवेंट की वजह से स्टॉक क्रैश हो जाए तो आप डर के उस स्टॉक को बेच ना दो, आप उसमें बने रहो ताकि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप उसमें पैसा बना सकते हो, राइट। तो कन्विक्शन होना चाहिए आपको आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर, राइट। बट लेट्स से अगर मैं कोई एक टर्न अराउंड कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं कन्विक्शन कहाँ देखूँ उसके फाइनेंशियल मेट्रिक्स में, क्योंकि फाइनेंशियल मेट्रिक्स तो बहुत बुरे रहेंगे एक टर्न अराउंड कंपनी के। तो कन्विक्शन कहाँ ढूंढना कहाँ चाहिए, राइट। तो एक आर्ग्यूमेंट वही रिकग्नाइज्ड इन्वेस्टर्स देते कि द मैनेजमेंट हैज टू बी टॉप क्वालिटी, right? But these people, HNI investors, recognized investors, they have direct interface with the management, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, वीसीज होते हैं, वो तो ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस एंटरप्रेन्योर के साथ बात करते रहते हैं। मतलब मैं खुद देखता था कि व्हाट्सएप पे चैट चल रहे रहते कि आज का कितना ग्रोथ हुआ है, आज का कितना सेल्स हुआ है, राइट। तो इन्वेस्टर अगर पैसा लगा रहा है 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 100 करोड़, तो उसका एक डायरेक्ट लाइन होता है एंटरप्रेन्योर के साथ, प्रमोटर के साथ, और वो रोज चैट कर सकता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इससे उसको बहुत क्लियर कट समझ में आएगा कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट मैनेजमेंट, राइट। बट हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के पास वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है, राइट। वी आर रिटेल इन्वेस्टर्स, हम लोग एचएनआई इन्वेस्टर्स नहीं है, हमारे पास वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। तो फिर हम कन्विक्शन कहाँ पे बिल्ड करें, राइट। तो एक आर्ग्यूमेंट है जो मुझे लगता है कि सही आर्ग्यूमेंट है, वो है कि हमें बिजनेस मॉडल पे कन्विक्शन बिल्ड करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनके मैनेजमेंट टॉप क्लास होते हैं बट बिजनेस मॉडल्स कमजोर होते हैं और वो कंपनी काम नहीं करते, राइट। या फिर सस्टेनेबल कंपनीज नहीं होते, या फिर लॉन्ग टर्म स्केलेबल कंपनीज नहीं होते। बहुत बहुत जगह पे ऐसे हुआ है कि बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है और मैनेजमेंट बहुत एवरेज है, राइट। और वैसे कंपनीज बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल निकले हैं, स्केलेबल निकले हैं, अपने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा पैसा कमा के दिए हैं, राइट। तो from the point of view of a retail investor who does not have direct access to promoters or management, I think the most important thing for us is that we need to look at business models, right? अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की अवधि let's say 12 से 24 महीने या ज़्यादा की हो तो we need to look at बिजनेस मॉडल्स। अगर शॉर्ट टर्म है तो फिर न्यूज़ फ्लो पे ट्रेड करना है तो फिर तो बात ही कुछ अलग है। तो बिजनेस मॉडल्स की अगर मैं बात करूं तो एट अ वेरी ब्रॉड लेवल मेरी जो समझ है वो है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स, राइट। वन इज द Amazon का बिजनेस मॉडल एंड अदर इज द एप्पल का बिजनेस मॉडल। तो Amazon का जो बिजनेस मॉडल है उसका कंपिटिटिव एडवांटेज, उसका जो मोट है वो उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर है, राइट। इतना डिसिप्लिन्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर है कि अगर मुझे या किसी को एक और Amazon बनाना पड़े तो 25 से 30 गुना कैपिटल खर्च करना पड़ेगा एक और Amazon बनाने के लिए। तो द स्ट्रेंथ ऑफ दैट कंपनी, द कंपिटिटिव एडवांटेज ऑफ दैट कंपनी कम्स फ्रॉम द कॉस्ट स्ट्रक्चर। इट्स अ वेरी सॉलिड कॉस्ट स्ट्रक्चर, राइट। इसको इफ आई हैव टू पुट इन अदर वर्ड्स, लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर। तो अगर आप कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो, अगर आप छड़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो यू बिकम द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर। टाटा स्टील इज द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर व्हेन इट कम्स टू स्टील, राइट। अगर आप आईटी कंपनी की बात कर रहे हो देन यू नीड टू बी द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर in whatever services that you want to give, whether you get that work out of human beings or out of AI or bots, that is your concern. बट क्या आप आपके कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी या उसके कॉस्ट स्ट्रक्चर को, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस करने के लिए अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर डिसिप्लिन कर सकते हो क्या, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो क्या, ऑप्टिमाइज कर सकते हो क्या? दैट इज द क्वेश्चन, राइट। सो cost structure is a competitive advantage. It gives barriers to entry. Amazon का barriers to entry उसका cost structure है. So this is one business model कि सस्ते में कोई चीज बना रहा है, मार्केट लीडर है, स्केलल एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो उस कंपनी को हमें बहुत सीरियसली देखना चाहिए, राइट। कॉस्ट स्ट्रक्चर वन थिंग। सेकेंड थिंग, मैंने एप्पल की बात करी। व्हाट डज एप्पल डू? एप्पल मेक्स प्रोडक्ट्स और एप्पल सेल्स प्रोडक्ट्स विच एवरीवन वांट्स टू बाय। Why? Because Apple is a brand, right? तो प्रीमियमाइजेशन के ऊपर, ब्रांड के ऊपर, स्टेटस के ऊपर एक तरह से
ये पूरा बिजनेस मॉडल बना है, राइट? तो ब्रांड ब्रांड इज अ बिजनेस मॉडल, ब्रांड इज वन ऑफ द टू बिजनेस मॉडल्स, राइट? तो जब ये हम कंपनीज एनालाइज करेंगे तो यहां पे मैंने जो दो कंपनीज लिए है, एक का जो बिजनेस मॉडल है वो वैल्यू एडेड सर्विसेज का बिजनेस मॉडल है या फिर कन्वर्टर बिजनेस में है। एप्पल एक बी टू सी कंपनी है, बट ये कंपनी जो हम डिस्कस करेंगे वो एक बी टू बी कंपनी है, राइट? बट उसका बिजनेस मॉडल जो है वो एक कन्वर्टर बिजनेस मॉडल है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाती है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती है, स्टील को लेकर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती है, राइट? और वो एविडेंट होता है उसके नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो नॉर्मली कंपनीज जिनके पास प्राइसिंग पावर होता है, राइट, उनका जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी होता है वो आप देखोगे इट इज ऑन अ हायर साइड, 18%, 20%, 22%, राइट? नॉर्मली ये कंपनीज जो होते हैं वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एप्पल का भी अगर आप नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे, इट वुड बी ऑन द हायर साइड, राइट? सो दिस इज वन थिंग। जो कंपनी कॉस्ट स्ट्रक्चर पे अपना कंपिटिटिव एडवांटेज ढूंढते हैं, उनका नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन जो है वो सिंगल डिजिट्स में होता है, राइट? तो दूसरी कंपनी जो हम देखेंगे विच वर्क्स ऑन लो कॉस्ट आर्बिट्राज मॉडल, इनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रिंजेंट है, इतना स्ट्रांग है, इतना डिसिप्लिन है, बट उसके बावजूद भी नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो सिंगल डिजिट्स में, right? So now we'll come to the analysis of these two companies, right? So the first company that we analyze is Aeroflex, right? Aeroflex को एनालाइज करने के लिए, रिव्यू करने के लिए मुझे हाफ ब्लड प्रिंस ने कहा है, राइट? एरोफिक्स करती क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो इट मैन्युफैक्चर्स होजेस, तो फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस। तो अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो, ये फोटो देख रहे हो, तो ये होजेस है, ये स्टेनलेस स्टील से ये होजेस बनाए जाते हैं और ये दो सिलेंडर्स के बीच में लेट्स से ये होज को कनेक्ट किया जाएगा ताकि जो भी लिक्विड है, गैस है, वो एक तरह से फ्लो कर सके। तो द बिजनेस मॉडल ऑफ दिस कंपनी इज अ कन्वर्टर बिजनेस मॉडल, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती है। बी टू बी कंपनी, बी टू सी नहीं है, एप्पल बी टू सी कंपनी है, ये कंपनी एक बी टू बी कंपनी है, राइट? वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बी टू सी कंपनी को ज्यादा वैल्यूएशन मिलते हैं एज कंपेयर टू अ बी टू बी कंपनी, क्योंकि बी टू बी कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ होता है वो लंपी सेल्स ग्रोथ होता है, राइट? सो अनदर स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंपनी इज कि इसका जो क्लाइंट या इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन रिस्क काफी डाइवर्सिफाइड है। सो दैट इज वन थिंग which is good for this company, right? The company exports 77% of, or the top line का जो भी contribution है, it comes from exports, but it wants to concentrate on domestic markets, right? The reason why it wants to concentrate on domestic markets is because 27% of the 77% exports happen in North America. US को exports होते हैं और US में जो trade deal में एक तरह चीजें फंसी है वो कहीं ना कहीं कंपनी को इम्पैक्ट कर रही है, राइट? तो टैरिफ प्रेशर्स जो कंपनी के है वो थोड़ा बढ़ गए थे। तो 2 अप्रैल के पहले कहीं ना कहीं 0.5% जो टैरिफ था वो करीबन 10% बन गया है, राइट? तो शॉर्ट टर्म में ये काफी डिफिकल्ट फेज में एक तरह से ये कंपनी है, बट जो भी 10% टैरिफ जो भी अगर लेट्स से चार्ज होता है, इट विल बी लेसर देन what is charged on its competitors, China, Vietnam. ये expect किया जा रहा है, right? So if the tariff which this company has to pay for its product is 10%, or the customer is paying 10%, the products from China will have a higher surcharge, right? Thailand, China, Vietnam, right? तो कहीं ना कहीं ये कंपनी का जो शॉर्ट टर्म पेन है वो शॉर्ट टर्म तक ही लिमिटेड रहेगा, ऐसा माना जा रहा है, right? This is what the management also believes, right? But अगर लेट्स से ये नहीं निकलता है ऐसा, राइट? चाइना बिकम्स चीपर, China sells products which are cheaper, China sells the same products which are cheaper than this company, then this company has already raised or is already kind of approved QIP of 400 crores to do mergers and acquisitions in the United States. तो ये कंपनी को मतलब ग्रोथ चाहिए, and for that even if it has to kind of acquire companies in the United States, it will go ahead and do that. But it is very clear that it wants that sales growth, that EPS growth, that profit growth, and growth is non-negotiable for this company. So the company has given a guidance of 25% EBITDA, but sales growth का guidance नहीं दिया है क्योंकि whatever the pressures which are there, whatever the uncertainty that is there because of the trade deal, उसके वजह से management ने कहीं ना कहीं
गाइडेंस नहीं दिया है अगले साल का FY26 का, राइट। तो एरोफ्लिक्स 2700 करोड़ की कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका पी जो है 52 है, राइट। ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाती है, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाती है, इसलिए इसका पी जो है इट इज ऑन अ हायर साइड एज कंपेयर टू कंपनीज विच बिल्ड स्टील प्रोडक्ट्स विच आर वेरी जेनरिक स्टील प्रोडक्ट्स, राइट। तो ईपीएस ग्रोथ 26% है, प्रॉफिट ग्रोथ 26% है। तो अभी तक कोई ईपीएस डाइल्यूट, कोई इक्विटी डाइल्यूट नहीं हुई, वो काफी एविडेंट है। सेल्स ग्रोथ इज 18%, राइट। पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा था, 45% का प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 साल का। 5 साल का सेल्स ग्रोथ भी 21% का है, अच्छा सेल्स ग्रोथ है, राइट। जैसे मैंने कहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऐसे कंपनीज के ऑन अ हायर साइड होते हैं जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो 20+ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी 14% की है, राइट। आरओई आरओसी अगर आप देखो तो 20%+ का है, विच मीन्स ROE इज नथिंग बट हाउ एफिशिएंटली यू यूज शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो आपके जैसे, मेरे जैसे लोग कंपनी में अगर पैसा लगाते, हाउ एफिशिएंटली दैट मनी गेट्स यूज्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, दैट इज व्हाट इज ROE इज। 20%+ ROE इज गुड ROE। ROC इज ऑल्सो 22%। इसका मतलब काफी क्लियर कट दिख रहा है कि ROE ROC अगर सेम है तो इस कंपनी के बैलेंस शीट पे ज्यादा डेट नहीं है, राइट। तो डेट अगर आप देखोगे वो जीरो है, बिकॉज ROE इज नथिंग बट नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, एंड ROC इज EBIT डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस डेट। तो अगर डेट जीरो है तो फिर आपको ROE ROC एक तरह से सेम ही दिखेंगे, राइट। सो दिस इज वन कंपनी। द फैक्ट दैट द मैनेजमेंट हैज नॉट गिवन एनी गाइडेंस, तो मैंने कोई ईपीएस ग्रोथ या पी जो भी फॉरवर्ड पीजी वैसे कुछ नहीं निकाला है, बट दिस कंपनी इज अ डिसेंट कंपनी। इस कंपनी में बहुत रिसेंटली आशीष कचोलिया ने इन्वेस्ट किया है, राइट। तो अगर आप देखोगे पिछले 1 महीने में इसका स्टॉक प्राइस ऊपर गया, इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दिस एस इन्वेस्टर हैज इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, नहीं तो इसका स्टॉक प्राइस साइडवेज ही मूव कर रहा था। So this is something which you can note down, right? The second company that we are going to analyze is Sagility, right? But before analyzing Sagility, guys, if you have not subscribed to the channel, please subscribe to the channel. And if you find value in this content, please give me a simple like. And if you can share this content with people who could value it, that would be even great. Please help me take this channel to the next level, right? So these are not stock recommendations. Please do your own research before you invest in the markets. Consult your financial advisor to kind of help you with your investments. This is just educational content and I'm not a SEBI registered analyst, right? So the second company is Sagility. Sagility basically एक इंडियन कंपनी है विच इज यूएस, जिसके ऑपरेशंस जो है वो कंप्लीटली यूएस बेस्ड है। तो ये बैक ऑफिस काम करती है यूएस के हेल्थ केयर सेक्टर में, एंड ये जो भी क्लेम प्रोसेसिंग जो इंश्योरेंस कंपनीज करते हैं, हॉस्पिटल्स करते हैं, राइट, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बैक ऑफिस काम है वो ये कंपनी करती है यूएस के इंश्योरेंस एजेंट्स, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए, राइट। तो इसके जो डिमांड ट्रिगर्स है वो है, बहुत रिसेंटली इन्होंने कंपनी को अक्वायर किया है ब्रॉडपाथ नाम का। उसके जब मार्जिन्स और उसका सेल्स जब एक तरह से पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो जाएगा तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिख सकती है इस कंपनी की, राइट। एंड बेसिकली इस कंपनी में एक बहुत सीरियस क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क था। सो इट वाज 70% ऑफ द बिजनेस वाज कमिंग फ्रॉम द टॉप 5 क्लाइंट्स इन द यूएस। तो कहीं ना कहीं उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए उन्होंने ब्रॉडपाथ को अक्वायर किया, विच इज इन द मिड सेगमेंट। तो थोड़ा क्लाइंट्स जो ब्रॉडपाथ है जिस कंपनी को अक्वायर किया, वो क्लाइंट्स अब इस कंपनी को मिल जाएंगे, एंड दे क्रॉस सेल देयर प्रोडक्ट्स टू दैट कंपनी, दे क्रॉस सेल द सर्विसेज टू द क्लाइंट्स ऑफ दैट कंपनी एज वेल, राइट। तो इस कंपनी का जो कंपिटिटिव स्ट्रेंथ है वो इसका बिजनेस मॉडल है, जो एक लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बिजनेस मॉडल है, राइट। तो ये जो भी क्लेम सेटलमेंट, क्लेम प्रोसेसिंग ह्यूमंस करे या फिर जनरेटिव एआई करे, उससे एंड कंपनीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑल दे आर इंटरेस्टेड इज गेटिंग मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लाइंट्स दैट दिस कंपनी हैज, राइट। तो इस कंपनी को कितना एफिशिएंटली ये कंपनी काम करेगी, कितना लोएस्ट कॉस्ट मॉडल पे, लोएस्ट कॉस्ट आर्बिट्राज मॉडल पे ये कंपनी काम करेगी, दैट इज व्हाट विल डिफाइन द ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी, राइट। इसमें जो रेगुलेशंस है, जो शॉर्ट टर्म यूएस के प्रेशर्स दिख रहे हैं, जो अनसर्टनिटी दिख रही है यूएस मार्केट्स में, वो कहीं ना कहीं एक तरह से वीकनेस है इस कंपनी का। वेरी रिसेंटली लास्ट ईयर दिस कंपनी रेज 2106 करोड़ ऑफ कैपिटल, दिस वाज एन ओएफएस, एंड इनका जो डेट है, तो कंपनी के बैलेंस शीट में काफी ज्यादा डेट था, करीबन 2500 करोड़ का डेट था, which has been reduced to around 1100 right now, and the management has given a guidance of around 12%। तो ये कंपनी जो है, इसका जो सेगमेंट है, the outsourcing market, healthcare market in the US,
it's going to grow at around 7 to 8%. So this company will grow at around 11 to 12%. एंड ये एबिटा जो दिया है करीबन 25% का एक तरह से एबिटा मार्जिन्स कंपनी ने कहा है कि उनको मिलेंगे, बट दिस इज एक्सक्लूडिंग द एक्विजिशंस दैट द कंपनी हैज डन. तो काफी अनक्लियर लगा मुझे डेटा, राइट? अगर कंपनी को गाइडेंस देना था तो दे शुड हैव इंक्लूडेड दी एक्विजिशंस का भी डिटेल्स सो दैट वी कुड हैव गॉट अ वेरी क्लियर पिक्चर. तो कंपनी फिलहाल एक साइडवेज में है, एक स्टैग्नेंट है स्टॉक प्राइस इसका बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी दैट इट इज सीइंग, राइट? सो लुक एट दिस कंपनी. इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है करीबन 21,000 करोड़ का है, पी 39 का है, ईपीएस ग्रोथ 116 का है, प्रॉफिट ग्रोथ 137 का है, सेल्स ग्रोथ 17% का है. इसका जो कॉम्पिटिटर है, एक तरह से कॉम्पिटिटर, डायरेक्टली कॉम्पिटिटर नहीं है, बट आईकेएस जो है एक केयर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म यूएस में एक तरह से आईकेएस का है. एंड अगेन दिस कंपनी वर्क्स विद इंश्योरेंस कंपनीज एंड हॉस्पिटल्स एंड प्रोवाइडर्स, राइट? तो सिमिलर एक तरह से टेरिटरी को बिलोंग करते हैं. बट यू लुक एट दी ईपीएस ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ ऑफ आईकेएस एंड कंपेयर दैट विद सेजुलिटी. आई थिंक सेजुलिटी के जो भी सेल्स ग्रोथ है वो काफी रैशनलाइज होंगे. मुझे नहीं लगता कि 137%, 116% से, नॉट सेल्स ग्रोथ बट प्रॉफिट ग्रोथ काफी रैशनलाइज होंगे, राइट? इट विल नॉट ग्रो एट 137%, 116%. रैशनलाइज होंगे ये बहुत सारी चीजें, राइट? अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 23% है, बट नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% है. तो अगर ऑपरेट प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा है और नेट प्रॉफिटेबिलिटी इतनी कम है, इसका मतलब दो चीजें हो सकती है. एक, आपके बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा डेट है जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा है, और दूसरा, आपके बैलेंस शीट पे या फिर आपके पीएनएल पे बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन हो रहा है, राइट? तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है तो इसमें डिप्रिसिएशन तो नहीं हो सकता है, बट इस कंपनी की एक हिस्ट्री है. तो ये हिंदुजा ग्रुप की कंपनी थी जिसको सेजुलिटी ने 2021 में अक्वायर किया था. एंड कुछ नॉन टैंजिबल एसेट्स है जिनको अमॉर्टाइज होना था करीबन 7 से 10 साल में, बट इस कंपनी ने 2 से 3 सालों में ये अमोर्टाइज कर दिए, जिसके वजह से इनका जो एनपीएम है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है, वो कम दिख रहा है, राइट? तो जो फॉरवर्ड में होना था, डिस्काउंट होना था, या फिर फॉरवर्ड 7 या 8 साल में होना था, उसको एक तरह से डिस्काउंट करके 2 साल में कर दिया, राइट? तो इफ यू लुक एट द ROE, ROC ऑफ दिस कंपनी, दे आर फेयरली वीक, क्योंकि ROE जैसे मैंने बताया नेट इनकम डिवाइड्स बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, और अगर आपका नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन इतना कमजोर है क्योंकि आपके बैलेंस शीट पे डेट है और आपका अमोर्टाइजेशन का एक सीन चल रहा है, तो आपका ROE, ROC बहुत कमजोर रहेगा एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर विच हैज एन ROC ऑफ ऑलमोस्ट 33 एंड 27 रिस्पेक्टिवली. तो अच्छी कंपनी है सेजुलिटी, राइट? शॉर्ट टर्म थोड़ा पेन देगी, but over a period of medium term, this company can prove to be a good earnings growth company, right? And this company has been suggested to review by Nay_Patwal. So Nay, I hope you found value in this analysis. Thank you very much for your time.